जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के 9th लेक्चर में। आज दोस्तों हम बात करने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल के बारे में। और इस वीडियो को वो लोग तुरंत छोड़ दें जो है आराम से दही जलेबी बैठ के खाना चाहते हो। अगर ऐसा खाना हो तो आप आराम से अपने आसपास की पड़ोसियों की दुकान पे जाएं। उससे यूपीएससी तो कभी नहीं निकलेगा, यानी क्योंकि हम जो लेवल आपको पढ़ाएंगे वो लेवल वही यूपीएससी का है। साथ ही में प्रीलिम्स के आपके मेंस के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। और ये दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी रहती है हर वीडियो में, और डीप में जाएंगे, यूपीएससी के लेवल पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चाशनी डुबो करके तुमको हम खुश करने नहीं आए हैं, हम खुश करने आए हैं रिजल्ट के माध्यम से। दोस्तों अगर मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का कारण क्या है? क्योंकि इस चैनल पे आपको फालतू का ब्लॉगिंग टाइप का जो 2-4 लोग स्टार्ट कर दिए हैं, 2-4 नहीं, दरअसल ठेके में यही चल रहा है, यूपीएससी के नाम पे ब्लॉगिंग चल रही है। तो उस प्रकार कंटेंट यहाँ नहीं बनता है। कंटेंट दोस्तों से पढ़ाई से रिलेटेड बनता है। और अगर आप पीडब्ल्यू से स्टडी करना चाहते हो तो पीडब्ल्यू का दोस्तों ये कूपन कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। और चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं बकवास करने के लिए कम जाना जाता हूँ। मेरे पूरे लेक्चर में बकवास नाम की चीज़ ज़्यादा नहीं होती है। तो सबसे पहले दोस्तों प्रीएम्बल की बात कर लेते हैं कि प्रीएम्बल आखिर ये आई कहाँ से। प्रस्तावना पे क्या कभी कोई सवाल पूछा गया? हाँ, एक सवाल पूछा गया प्रीएम्बल पे प्रीलिम्स में पूछा गया था। वो सवाल दोस्तों ये था कि अच्छा, प्रीएम्बल से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई सारे सवाल आपके मेंस में पूछे गए हैं। इस बात को विदित रखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो सवाल या क्वेश्चन क्या उनसे थे, लेकिन प्रीएम्बल में एक ही सवाल पूछा गया है। दरअसल अगर आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच होती है वो यही कहती है कि ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ यहीं से कनेक्ट हो जाए, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। कोई चीज़ें इनडायरेक्ट भी होती हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो जब भी हम प्रीएम्बल को पढ़ने मार्केट में निकलते हैं तो मार्केट में हमें पता चलता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी उनके द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक प्रीएम्बल भी है। प्रीएम्बल ये जो कॉन्सेप्ट है ये अगर देखा जाए तो हम प्रीएम्बल को हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, आपको पता ही होगा। फिलहाल बकवास को बंद करते हैं। तो प्रीएम्बल में प्रीएम्बल हमारे संविधान की मूल आत्मा है, ठीक है। क्या है? एकदम सोल है, यानी कि हमारे दिमाग जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेकर थे ना, उनके अगर दिमाग को समझना है ना तो आपको प्रीएम्बल पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, दर्शन है, और उसी से ये डिफाइन होता है कि हमारे संविधान की बेसिक जो स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप देखिए, आप आज 9th लेक्चर पे आ गए हो। पिछले अगर 8 लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो उनको देख करके आइए, बालकगढ़, अदरवाइज समझ ना कुछ आएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि प्रीएम्बल उसमें लिखा क्या है, हम सबसे पहले उसकी बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। बहुत सारा चीज़ें मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, ठीक है। और देखिए प्रीएम्बल शुरुआत कैसे होती है। प्रीएम्बल मैंने आपको बताया कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, जो सोल है, उसको समझाने के लिए जोड़ी गई है। और इसकी ये ताकत है कहाँ से? देखो शुरुआत क्या होती है। जैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों मैंने आपको दिखाया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू आ सोवरेन। सोवरेन का मतलब ये हुआ जाकर कि हमारे देश के कोई भी एक्सटर्नल ताकत हमारे देश का इंटरफियर नहीं करेगी। हमारी जो सोवरेंटी है, हमारी जो पावर है, वो दोस्तों डिराइव होती है कहाँ से? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों से। सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ जाकर के, तो मैंने आपको अभी जब 4th या 3rd लेक्चर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो चाइना का और जब रसिया का मैंने कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको सोशलिस्ट का मतलब बताया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिछले लेक्चर देख करके आओ, 9th लेक्चर पर डायरेक्ट ना खुद बढ़वा करके। तो सोशलिस्ट ये शब्द का मतलब आप सिंपल सा इतना समझ लो कि वेलफेयर यानी कि जो कल्याण करना स्टेट का काम होगा। दूसरा जो 3rd चीज़ है सेकुलर, यानी कि हमारा सेकुलर पे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप लगा सकते हो, दूसरा आप लगा सकते हो उसका फ्रांस और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर से पूछ दिया था एक क्वेश्चन रिलेट करके, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले लेक्चर देख के आओ। सेकुलर का मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे वेस्ट में तो अब देखो पिछले लेक्चर में बता के मैं आया हूँ कि सेकुलर का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंडिया में अलग कॉन्सेप्ट है। हालांकि जो लोग देख कर आए होंगे उन्हें रिवीजन हो रहा होगा कि इंडिया में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव रूप से डिस्क्रिमिनेशन गलत बोल दिया, पॉजिटिव रूप से हमारी सरकार सभी धर्मों को सर्वधर्म संभाव के जो संस्कृत में श्लोक है उसके आधार पर चलती है कि सभी धर्मों में जो कुरीतियाँ हैं, जो मतलब
जो एब्यूजेज हैं उनको जो है, या मान लीजिए कोई किसी प्रकार का मतलब गलत सलत रिचुअल चल रहा है, या इन चीज़ों को जो है दूर करने के लिए जो है हमारे समाज में जो सरकार है या जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है वो धर्म में जो है, रिलीजन में जो है इंटरफेयर करता है। जैसे अभी आपने जो है सबरीमाला केस देखा हो, या फिर आपने ट्रिपल तलाक का मैटर देखा हो, या फिर आपने 2023 में शायद हिजाब वाला मामला जो है कर्नाटक में देखा हो, या कई जो है केसेस हो चुके हैं जो कि मैं आने वाले आपके लेक्चर में पढ़ाऊंगा। सबरी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, याद रखिएगा। इतना बेहतरीन लेक्चर आपको दूंगा कि आप कहोगे कि बस यही चाहिए था, और यूपीएससी के लेवल का दूंगा। ठीक है। डेमोक्रेटिक आप बच्चा जो है जानता है, सबकी किताबों में लिखा होता है। ठीक है, वही सब पढ़े होगे, बाय द पीपल फॉर द पीपल। हाँ, तो बस वही कॉन्सेप्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीच में फिर याद दिला दे रहा हूँ। ठीक है। पीडब्ल्यू से पढ़ना चाहते हो, डिस्काउंट कूपन कोड लगा देना, स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक और कूपन कोड। हाँ, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट हमारे देश में जो है वो जो है हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होगा। तो हमारे देश में इलेक्शन होता है, ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट को जो है बैठाल दिया जाकर मोनार्की टाइप का, कि यूके की तरीके से या फिर जापान की तरीके से जो है काम चल रहा हो ना। रिपब्लिक है, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। अब किसके द्वारा इलेक्ट होता है तो ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, हालांकि बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में बताया था। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यानी कि हम सभी नागरिकों को जो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। ये सभी सिटीजन को जो है सिक्योर करेंगे कि उनको ये जो है मिल पाएँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैं बात करूँ, अब देखिए जैसे मैंने आपको ये पाँचों, ये जो कितने 5 है ना वर्ड, ये मैंने आपको निपटा दिया। मैं आपको बता दूँ, ये जो वर्ड है ना, इन पे घंटों बोला जा सकता है। ये 5 वर्ड मैं 5 घंटे बोल सकता हूँ लगभग, अब इतना मान के चलिए। अभी मैं आपको सिर्फ मोटी बात बता रहा हूँ क्योंकि आपका PSIR जो है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ ये घंटों बोलने वाले शब्द हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक, फिर जो है उसमें क्या जो है मतलब किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से हेजिमनी यूएस ने डेवलप की, रिपब्लिक पे जो है कई लंबे समय तक बात हो सकती है। तो फिलहाल जो है आप इतना समझ लीजिए कि ये आपके GS के लिए इतना पर्याप्त है। अभी जो और अपर्याप्त है उसको भी मैं दूर कर दूंगा कमी को। जस्टिस, जैसे जस्टिस जो है ना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जस्टिस। ठीक है, जॉन रॉल्स की थ्योरी और वगैरह। जैसे जस्टिस का मतलब है सोशल, यानी कि समाज में जो है हम न्याय आपके साथ कर पाएँ, आपके साथ भेदभाव ना हो। इकोनॉमिक, यानी कि जो है इकोनॉमिक रूप से अगर कोई जो है समाज में इकोनॉमिकली वीकर है तो उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा, अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जैसे आज रिजर्वेशन आप देखते हो तो वो किस लिए है, सोशली बेसिस पे तो है, इकोनॉमिकली बेसिस पे तो है। मतलब कुछ जगहों पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको रिजर्वेशन इसी बेस पे मिलता है। तो समाज में मान लो बैकवर्ड हो, या मान लो जो है इकोनॉमिक रूप से जो है बैकवर्ड हो, जैसे इकोनॉमी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप EWS ले लो, या सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, या सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड। ठीक, पॉलिटिकल जस्टिस भी किया जाए, मतलब किसी को जो है वोट डालने का अधिकार हो, कंटेस्ट करने का अधिकार हो, पॉलिटिकल रूप से जो है वो रिप्रेजेंट कर सके, वोट डाल सके, ये सब अधिकार उसको होने चाहिए। उसको समाज में जो है पॉलिटिकल राइट्स हो, उसको बोलने की जो है ताकत हो उसको। ठीक है, लिबर्टी जो है आपकी मतलब अंतरात्मा की जो आप अभिव्यक्त करना चाहते हो, थॉट, एक्सप्रेशन, हाव भाव जिसको कहते हैं, बिलीव्स, आपके बिलीव्स क्या हैं, फैथ, विश्वास, वर्शिप, पूजा, ये सब आपको जो है लिबर्टी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल कह रहा है, कोई छीन नहीं सकता। जस्टिस और ये सब करेगा कौन, ये सब जो है हमारा जो स्टेट है वो सब करेगा। ठीक है, ये सब आपको चीज़ें देगा, जस्टिस करेगा, लिबर्टी आपको देगा, और इस प्रकार का स्टेट बनाने की प्रयास करेगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इक्वलिटी, अब इक्वलिटी किस चीज़ की, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या हुआ जा करके, समाज में जो है सभी की स्थिति जो है वो एक जैसी की जाए। अब आप कहोगे सर एक जैसे लोग कैसे हो जाएंगे, मतलब कोई तो अमीर होता है, कोई गरीब होता है, अंबानी है, अडानी है। ठीक है, नहीं। दरअसल हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्स चलता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब कि जितनी जिसकी इनकम होगी उतना जो है उस पर टैक्स लगेगा जा करके। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स क्यों लगाया जाता है, ताकि अमीरों से पैसा छीन करके हम गरीबों में जो है पैसा को बांट पाएँ। यही तो सरकार का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, कि
पैसा जो है उसको छीन करके अमीरों से गरीबों में बांट पाएँ। प्रोग्रेसिव टैक्स क्यों लगता है? ताकि समाज में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, जो स्टेटस ऊंच नीच का है, उसको जो है ख़त्म किया जा सके। समझ गए? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। अब अच्छा, अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी का मतलब है अवसर। अवसर की जो है आपको समानता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा जो है मतलब महत्व दे दें और एक व्यक्ति को कोई महत्व ही नहीं दें, यानी कि जो है इक्वलिटी रखें ना। तो हम इक्वलिटी जो है अपॉर्चुनिटी की भी बनाएंगे, इक्वलिटी जो है आपको स्टेटस की भी करवाएंगे। इसके लिए हमारे आर्टिकल भी हैं, जैसे जो है असमानता को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 39B वगैरह जो है, जो ज़मीन में जैसे जो है इक्वलिटी स्थापित करने की बात करते हैं। ठीक है, एक ही के पास जो है लैंड रिफॉर्म, ये सब इसीलिए तो हुए ताकि इन सब चीज़ों से जो है बचा जा सके। आगे देखते हैं। एंड टू प्रोमोट एमंग देम ऑल, और इन सबको जो है सभी में प्रमोट करना। फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ठीक है, भाईचारा किस प्रकार से हम कर पाएंगे? जब हम एक व्यक्ति की जो है डिग्निटी को सम्मान करेंगे। डिग्निटी का मतलब कि जैसे मान लो हमारा सम्मान है, अब मान लो जो है आप ना करो, ठीक है, या मान लो जो है जब आप किसी पर्सन का सम्मान करोगे, हमारे देश के हैं तो सब नागरिक ही हैं, लेकिन आप किसी की डिग्निटी को अगर जो है नुकसान पहुंचाओगे तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, हम एक दूसरे की डिग्निटी का सम्मान करेंगे। ठीक है, और सब मिलजुल कर रहेंगे। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, शायद इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है मेंस में। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने लगे हैं मोदी जी के बाद। ठीक है, ये जो है 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। कौन तारीख? 26 नवंबर 1949। कुछ प्रोविज़न उसी दिन अप्लीकेबल हो गए थे, जबकि कुछ बचे हुए प्रोविज़न थे वो उसी दिन अप्लीकेबल ना हो करके बल्कि जो है 26 जनवरी 1950 को अप्लीकेबल हुए थे, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। समझ गए बात को? ठीक है, अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सर जो है ये प्रीएम्बल मतलब एकदम क्या टपक पड़ी, कुछ तो इसका इतिहास रहा होगा। तो प्रीएम्बल हमारा जो है स्टेट को एम देती है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करती है और एक गाइडिंग फिलॉसफी के तरीके से काम करती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन ये टपकी सर कहाँ से? तो ये टपकी है, टपक पड़ी है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। दरअसल 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जब जो है दूसरी शायद जो है बैठक हुई थी, उसमें जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो लिखी हुई बातें थीं वो आज के प्रीएम्बल के जैसी ही हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही नहीं है। बात समझ लो। ठीक है, तो वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आज जो है क्या बन गया है आज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है, तो फिलॉसफी तो पहले देनी पड़ेगी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही बनना चाहिए। पता चला कोई अलग जगह पर निकल गया जा करके, फिलॉसफी देनी पड़ेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसकी जो तारीख है, डेट है, वो है 22 जनवरी 1947। इस तारीख को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था और कुछ रिफाइनमेंट के साथ फिर इसको प्रीएम्बल बना दिया गया बाद में। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के जो है फीचर क्या थे? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हमारे यही सब बातें लिखी थी, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा थी। जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, ये तो इसमें प्रीएम्बल में भी है। इंडिया जो है यूनियन होगा, तो आज भी दोस्तों जो है हमारे आर्टिकल 1 में यही बात है, यूनियन ही है इंडिया। टेरिटरी जो है यूनियन की जो है उसकी सारी पावर जो है और जो वो जो है कि यूनियन के पास होंगी। ठीक है, और फंक्शन जो गवर्नमेंट के होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे, वो जो है ऑटोनोमस रूप से काम करेंगे। वो यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे आज भी स्टेट हैं, ठीक है, लेकिन पूरी जो मेन ताकत है, रेजिडरी जो पावर हैं, वो स्टेट के, वो जो है देश के पास ही रहेंगी, देश के पास, सेंटर के पास, नॉट स्टेट लाइक यूएसए। All power and authority of sovereign and independent India is its constitution shall flow from the people। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पावर कहाँ से आती है? पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटेड, वही बातें लिखी हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, बिलीफ, फैथ, वर्शिप, वोकेशन वगैरह वगैरह, ये सब वही बातें हैं जो प्रीएम्बल में थी। माइनॉरिटी, बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं, डिप्रेस्ड और अदर बैकवर्ड क्लास हैं, उनको जो है एडिक्वेट सेफगार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। आप कहोगे सर ये कहाँ लिखी है? बात लिखी है बेटा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये बात तो वही तो हुई जा करके, बढ़ा के लेक्चर ना देखो, रोक करके ना देखो, हम बता रहे हैं तुम्हें, पहले बात समझ लो और बाकी जो पिछले लेक्चर हैं वो देख करके आओ। ना समझ आए तो हमसे कह देना आ करके, सही बता रहे एकदम तुम
जिगरा एकदम खुश हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, आगे बात आ जाओ। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर शैल बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। यानी कि जो है ये सब जो है एक सोवरेन के द्वारा जो है मेंटेन किए जाएंगे, एक सिविलाइज्ड नेशन। लैंड वुड मेक अ फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। यानी कि जो ये भूमि का टुकड़ा जो देश है वो एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, अटल बिहारी जी ने कहा था, ये जीता जागता जो है देश है। ठीक है, और ये जो है हमेशा विश्व शांति की जो है बात करेगा। ठीक है, विश्व शांति ही स्थापित करेगा। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। दोस्तों रीजन इंटेंशन क्या थी एडॉप्शन के पीछे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की, जवाहरलाल नेहरू जी की? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है एक लंबी सी स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पूर्व, और वो जो है इंडिया उन्होंने जो है उनके जो है मेजर रीजन थे वो जो है मैं आपको बता देता हूँ ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के पीछे। पहला तो रीजन सिंपल से यही मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है तो सीधी सी बात है कुछ तो फिलॉसफी देनी पड़ेगी बनाने वालों को, ऐसा ना हो कि कुछ भी जो है बना दे जा करके। हालांकि सारी बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होती थी वो डिबेट सहमति से ही होती थी, ऐसा नहीं होता था कि जो है सबको सहमति ना ली जाए कि मेजॉरिटी चल जाए, यूटिलिटेरियन चल जाए कि चलो भैया नंबर कितने 51% पास, ऐसा नहीं। आम सहमति डिबेट मशवरा जो है होता था। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, हेंस इट वाज नेसेसरी टू शो ग्लिम्स ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। तो सही बात है कि लोगों को बताना था कि जो है बनने क्या जा रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ भी जो है। इट ओनली सीक्स टू शो हाउ लीडर्स शैल लीड इंडिया टू द अचीव द ऑब्जेक्टिव लेट डाउन इन द रेजोल्यूशन। ये जो है लीडर्स को बताएंगे कि जो है क्या मतलब बनाने जा रहे हैं। ठीक है, गाइडिंग फोर्स था। और जो है लैंग्वेज जो है नए कॉन्स्टिट्यूशन की जो है अगर बात की जाए तो रिजोल्यूशन जो है नेहरू जी ने कहा था कि लॉज आर मेड ऑफ वर्ड्स बट द रिजोल्यूशन इज समथिंग हायर देन द लॉ। The resolution was the wish and hope for framing an inclusive constitution of all Indian society. It was obviously not binding on the makers of the constitution. However, it was an appeal to their conscience to consider the core value of Indian society. मतलब सारे इंडियन सोसाइटी के लोगों के जो ध्यान में रख करके जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा था कि नए कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टेक्निकल रहनी चाहिए। टेक्निकल क्यों दोस्तों रहनी चाहिए, लेकिन स्पिरिट को भी जो है इंडियन सोसाइटी को शो करे। ऐसा क्यों कहा, मतलब जो है लैंग्वेज जो है वो टेक्निकल वुड नेसेसरीली भी जो है होनी चाहिए। कारण दोस्तों ये है कि जब हम टेक्निकल लैंग्वेज रखेंगे तो उसमें जो है एम्बिग्विटी जो होती है, जैसे मान लो हमको ऐसा कॉमन सा वर्ड लिख दें जनरल टाइप का तो उसके कई सारे मीनिंग निकलेंगे जा करके, जिसका जो है दुरुपयोग कर सकते हैं पॉलिटिकल लीडर्स या जुडिशरी वगैरह वगैरह। जब हम टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका एक ही मीनिंग निकलता जा करके। तो ये आप आइडिया लगाइए। इट वॉज अटेम्प्ट टू गिव अ लाइव मैसेज टू इंडियन सोसाइटी एंड द वर्ल्ड अबाउट द कैरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट मॉडर्न न्यू इंडिया। ये तो है पूरी दुनिया को बताना था कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्या फोड़ने जा रहे हैं, ऐसे कहो। तो अब जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जस्टिस 3 टाइप के थे, इक्वलिटी 3 टाइप्स की थी। ठीक है, उसमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ भी पड़ा हुआ था। ठीक, और फ्रीडम जो है वो दोस्तों 8 टाइप की थी, 8 टाइप की फ्रीडम थी। अब प्रियम्बल और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में डिफरेंस क्या है? प्रियम्बल में 5 टाइप की फ्रीडम है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में 8 टाइप की है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, वर्क। यहाँ पे दोस्तों प्रियम्बल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लॉ एंड मोरलिटी के बेस पे रिस्ट्रिक्शन भी थी। ठीक है, जबकि जो है प्रियम्बल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब टेक्स्ट जो है हमारे प्रियम्बल के उसको मॉडिफाई किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, उसमें अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, जो कि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी जी की सरकार में। दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है ये जब शब्द जोड़े गए थे, सॉरी ये सोशलिज्म और जो सेकुलरिज्म शब्द हैं इस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि जो है एनडीए के जो लीडर्स थे, ठीक है, खासकर जो है 2-4 जो बहुत ही जो है प्रखर वक्ता जो है टीवी में बैठ के डिबेट करते हैं, तो उन्होंने जो है एक मुद्दा उठाया था कि सोशलिज्म सेकुलरिज्म खत्म हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा इस एंगल को भी जो है जान लेना चाहिए, क्योंकि जो है आप जानकार होने चाहिए, अवेयर होने चाहिए हर चीज़ से कि क्या चल रहा है। तो अभी थोड़े दिन पहले ये मुद्दा भी उठा था जिस पर मैंने जो है आधा घंटे का लेक्चर भी लिया था, चैनल पे पड़ा होगा,
ठीक है। तो हाँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सोशलिज्म और जो सेकुलरिज्म जब वर्ड थे, अंबेडकर जो है वो इसलिए नहीं जोड़ना चाह रहे थे, ये दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन के समय नहीं जोड़े गए थे, ये बाद में जोड़े गए 1976 में। अंबेडकर जो है, जैसे केटी शाह ने कहा था कि इसको जोड़ दो, लेकिन अंबेडकर ने कहा था कि हम जो है कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी आज़ादी के समय ही हम जो है अपने युवाओं को, अपने यूथ को जो है देना नहीं चाहते हैं कि अभी से जो है उनको किसी जंजीरों में बांध दें। वो जिस प्रकार से स्वतंत्र होंगे वो अपने हिसाब से जो है उसको मॉडिफाई भविष्य में जो है इन फ्यूचर कर लेंगे, हमें किसी में जो है बांधना नहीं चाहिए उनको। तो जो है ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों अगली बात ये होती है कि प्रेम्बल का जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बेरूवाड़ी केस में जो है, बेरूवाड़ी केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसे एक गाइडिंग टूल है इंटरप्रिटेशन के लिए। जैसे मान लो संविधान का कोई भी आर्टिकल को जो है एक्सप्लेन करना है, तो उसकी हम फिलॉसफी कहाँ से ड्राइव करेंगे? प्रेम्बल को देखेंगे, प्रेम्बल से जो है हम उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। दोस्तों पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा जो है बाद में व्यू बना जाकर कब बना? केशवानंद भारती के केस में जो है ऐसा कहा गया कि प्रेम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और आर्टिकल जो 368 है उससे जो है आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो, पार्लियामेंट से कहा, समझ रहे हो? बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ है? तो प्रेम्बल में जो है उसकी जो सोल है उसमें लिखा हुआ है। वो समझेगा कौन? उसको जो है बताएगा कौन? वो जुडिशरी का काम है। जुडिशरी अपने हिसाब से जो है, जैसे उसने 2-4 चीज़ें जो है जजमेंट के हिसाब से बताती रहती है कि हम जजमेंट करेंगे तो उसको सुन लेना, फिर जो है पता चल जाएगा। जैसे फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, ठीक है, ये सब जो है ये सब जो है बताए हैं उन्होंने। SR बोमई केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट है, पार्ट बन गई, पहले नहीं थी। और फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म जो है वो रिफ्लेक्ट उसमें होते हैं। LIC ऑफ इंडिया में कहा कि LIC ऑफ इंडिया में जो है प्रेम्बल पार्ट है, इसको दोबारा जो है कंफर्म कर दिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या थी? इसको केशवानंद भारती के केस में जो है दिया गया था 1973 में, और कहा दिया गया था पार्लियामेंट से कि आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को चेंज नहीं कर सकते हो। इससे जो सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की वो बनी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन जो स्टेट का जो नेचर है वो बना रहेगा, सेकुलर नेचर जो है हमेशा बना रहेगा, सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हमेशा बना रहेगा, फेडरल नेचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सब बने रहेगा। अब आप कहोगे सर इसको थोड़ा सा बोल दो इस पर, तो यार हम फिर तुमसे वही कहेंगे कि पिछले लेक्चर देख कर आओ, हमने इतने डिटेल में चर्चा की है इन्हीं मुद्दों पे, और आप सीधे इस वीडियो पे कूद पड़े हो, गलत बात है। पिछले लेक्चर देख के आओ, तभी 9th वीडियो पे आओ, देखो ना क्लियर होता हमसे कि ना। अभी छोटी छोटी बातें थोड़ी ना बताई जाएंगी, हालांकि मैंने इसको सब पढ़ाया हुआ है, तो दोबारा क्यों रिपीट करना आपके चक्कर में। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में जो है सेपरेशन होना चाहिए, जैसा कि जो है सबसे पहले अरिस्टोटल ने दिया था, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने अवधारणा दी थी। फेडरल नेचर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, फेडरल नेचर का मतलब है कि यहाँ पे जो सेंटर है वो मोस्ट पावरफुल है एंड स्टेट्स के पास जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है ताकत को दिया गया है, ताकि जो है वो अपना जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको ऑटोनोमस रूप से चला सकें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो है स्टेट जो है वो अलग होना चाहें तो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 1 यू हैव टू रीड। सोवरेंटी जो है इंडिया की, वो जो है पीपल ऑफ इंडिया से आती है, ठीक है, और हम सोवरेन है। सोवरेन का मतलब संप्रभु, यानी कि अपने जो मामले हैं उनमें जो है स्वयं से जो है अपने निर्णय लेंगे। किसी एक्सटर्नल फॉरेन जो हमारे जो मैटर होते हैं वो कोई दूसरा नहीं डिसाइड करेगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ है आर्टिकल 14। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ इसी लेक्चर में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है नेशन की, यानी कि हम जो है सब एक दूसरे के साथ जो है सही से रहेंगे, जैसा कि आपको पता है कितना रहते हैं। जुडिशियल रिव्यू है आर्टिकल नंबर 13। आप कहोगे सर जो है थोड़ा सा और बोलिए इस पर। देखिए मैं जो हूँ जानता हूँ कि आपको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कहाँ पे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। मैं इसको क्यों नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में आएगा। वो आर्टिकल 13 वो भविष्य में आएगा और वो अगले मतलब आने वाले लेक्चर में आएगा, तब मैं इसको बहुत डिटेल में कवर करूँगा। आज हमारा मुद्दा सिर्फ प्रेम्बल है, समझ रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी ही पर्याप्त है। डिटेल में कहाँ होगी, डिटेलिंग होगी आर्टिकल 13 में। देखिएगा पूरा जो है पेज खोल देंगे जा करके, वहाँ पे हमें पता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। ये पीपीटी कहाँ मिलेगी? पीपीटी मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पीपीटी को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। हाँ, इस उम्र से जो है सॉरी क्या बोल रहा है, हाँ अगला जो है बैलेंस जो है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बनाया जाए। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को जो है
इतना ना कर्टेल कर दिया जाए कि लोगों में तकलीफ होना चालू हो जाए। समझ रहे हो? अब आप कहोगे सर ना तो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल पता ना हमें फंडामेंटल राइट पता, तो हम फिर पूरी रामायण जो है उसको खोलें जा करके। इसलिए कह रहा हूँ पिछले लेक्चर देख लो। इंपॉर्टेंट केसेस क्या हैं? जैसे शंकरी प्रसाद के केस में कहा पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट कर सकती है। गोलकनाथ के केस में कहा कि फंडामेंटल राइट में जो है पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती में कहा कि जो है कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचाए। मिनर्वा मिल्स के केस में कहा कि फंडामेंटल और डीपीएसपी के बीच में जो है बैलेंस होना जरूरी है। बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है इसके बहुत सारी क्रिटिसाइज भी किया गया। जुडिशरी जो है ताकतवर बन रही है, जैसे कोई क्लियर कुछ है ही नहीं। जुडिशरी जो पाती है वो फंडामेंटल वो बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है। जुडिशरी जो है अपनी सुप्रीमेसी चला रही है, खासकर जो अपनी अभी वाइस प्रेसिडेंट थे पिछले वाले धनखड़ जी, उन्होंने तो काफ़ी जो है धोने में काम किया था। फ्रेमवर्क का जो इंटेंट था, जो आइडिया था पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का, वो जो है ख़त्म हो गया क्योंकि जुडिशरी बन रही ताकतवर। जो जुडिशरी है वो जो है वीटो कर देती है एक टाइप का। यहाँ पे बैलेंस नहीं है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में। अनलिमिटेड पावर जो है जुडिशरी यूज करती है आर्टिकल 32 से 141 से और जो है 142 से। आप कहोगे सर ये क्या मतलब क्या बोल दियो? देखो 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए है, जो फंडामेंटल राइट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई भी अगर वायलेशन आपका फंडामेंटल राइट का होता है सीधा जुडिशरी चले जा सकते हो। 142 जो है वो आपका है इस बात के लिए कि अगर जो है आपके जुडिशरी चाहे तो वो कंप्लीट जस्टिस के लिए, कंप्लीट जस्टिस जो है जैसे अयोध्या वाला जो मामला था, ठीक है, उसमें जो है कंप्लीट जस्टिस किया था, ठीक है। और जो आर्टिकल मतलब जो है कंप्लीट जस्टिस कर सकती, कुछ भी मतलब जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। और मतलब ये स्पेशल ताकत है 142 से। 141 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का कहता है कि द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलती है वो कानून बन जाता है। और यहाँ का कानून यही है कि कभी बदल सकता है। प्रेम्बल और इन्फोर्सिबिलिटी, तो लीगली रूप से जो है अलग से आप इन्फोर्स प्रेम्बल को करवाओगे तो नहीं होगी। हाँ, किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन के लिए या किसी चीज़ को जो है तब जो है प्रेम्बल का भी यूज कर सकते हो, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। तो जो है आर्टिकल के साथ जो है आप इसको लगा सकते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट रूप से जो है आप मतलब नहीं जो है इन्फोर्स करवा सकते हो प्रेम्बल को कि ये बात इसमें लिखी है तो हमें ये चाहिए। ये गाइड करती है रिलेशनशिप फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में कैसे होगा। डीपीएसपी का काम होता है कल्याण करना, फंडामेंटल राइट का काम होता है, फंडामेंटल राइट आपके होते हैं और डीपीएसपी स्टेट का काम होता है कुछ चीज़ों को इंप्लीमेंट करना। लेकिन जब कुछ अच्छी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाती हैं तो आपके फंडामेंटल राइट जो है कम हो जाते हैं और फिर इसी में होता है बवाल। बस वही उत्तर से बात चल रही है। इंडिया जो है रिपब्लिक है, इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया कोई डोमिनियन नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे सर डोमिनियन क्या होता है? अभी आप पिछले लेक्चर देखोगे नहीं, तो डोमिनियन का मतलब है कि हमारे जो देश के जो बाहरी मामले हैं, जो फॉरेन अफेयर हैं, वो कोई दूसरा नहीं देखता है। हमारे हेड ऑफ स्टेट इंडिया के इलेक्टेड होते हैं और इंडिया का ही होता है। 2016 में दोस्तों क्वेश्चन यूपीएससी ने देखो यहीं से पूछा हुआ है। आप कहते हो ना कहाँ से आता है क्वेश्चन, पूछ लो, देख लो पूछिए क्या। डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल आर द डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। यानी कि जो है क्या रिपब्लिक जो है हमारे जो वर्ड लिखा हुआ प्रीएम्बल में है वो जो है क्या डिफेंडेबल है आज प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में। तो इंडिया जो है आपको पता है कि प्रीएम्बल में इतने सारे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, तो हर शब्द का जो है एडजेक्टिव आप समझ लीजिए। जैसे सोवरेन का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, सोशलिस्ट का बता ही चुका हूँ, सेकुलर का बता ही चुका हूँ, डेमोक्रेटिक बता ही चुका हूँ, रिपब्लिक बता ही चुका हूँ। तो ये सारे जो है डिफेंडेबल हैं, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें जो है कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है। जब जो है इनमें कई सारे जैसे कम्युनल, कभी जो है जैसे हम बात तो सेकुलर की करते हैं लेकिन कभी कभी कम्युनल टेंशन हो जाते हैं। हम बात तो जो है सोशलिस्ट की करते हैं लेकिन कभी कभी जब इनइक्वालिटी ख़त्म करने चलते हैं, लैंड रिफॉर्म करने चलते हैं, तो जो है उसमें भी बवाल हो जाता है। फिर कुछ ताकतें जो है अपने पास ही पॉलिटिकल पावर को जो है रखना चाहती हैं, तो पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। तो बड़ा मतलब जो है चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर है आपका ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो बस ऐसे करके जो है बता करके निकल लेना है। एक चीज़ आपने देखी कि जो आंसर होता है वो कम ही लिखना होता है, बाकी तो जो आपका जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो आपका काम आना चाहिए, स्टैटिक का जो मजबूत होना चाहिए। दोस्तों सोवरेन का मतलब क्या होता है? तो सोवरेन का मतलब सुप्रीम अथॉरिटी हमारे पास है इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में। इंटरनल का मतलब कानून बनाने से रिलेटेड और कानून इन्फोर्स करने में। एक्सटर्नल का मतलब फॉरेन अफेयर
और अदर देश के साथ संबंध कैसे रखने हैं, कोई हस्तक्षेप इंटरफियर नहीं करेगा। डेमोक्रेसी जो है हमारे देश में कोई आज से नहीं, बहुत पुराने से थी, एंशिएंट टाइम से थी, जब सभा और समितियाँ चलती थीं। लिच्छावी, ठीक है, ये जो है लिच्छावी तो आपने हमारे यहाँ पे देखा ही, ठीक है। तो लिच्छावी नाम के गणराज्य आपने जब हमारे बुद्धा, मैंने आपको, अच्छा मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न नहीं, एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर मैंने अपनी से ही इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा के रखा है, सीसेट पढ़ा के रखा है, जाइए देखिए जा करके, प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जो है सब बनी है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स सब पढ़ाया है। प्रेसिडेंशियल जो है फॉर्म, आपको ये सब मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि प्रेसिडेंशियल यूएसए, इंडिया में और यूके में पार्लियामेंट्री। ग्लोबलाइजेशन का जो है इम्पैक्ट भी हमारे देश में है कि अब कोई सोवरेन दरअसल रहा नहीं है। जैसे नहीं कहा जाता है कि हमारे देश में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन, तो ये सब वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन जब से बन गए, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। यानी कि जब भी हमारे देश में कोई भी इंसान के साथ कुछ भी होगा तो ह्यूमन राइट्स वाले जो है चले आएंगे और आपकी सॉवरेंटी में इंटरफेयर कर देंगे इंटरनेशनल लॉ के जरिए। ये सब अमेरिका ने अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन बनाया, ऐसा जो है जाल फैलाया कर्ज बांटने का, ताकि जो है सब फंसे उसी में रहे। तो आज सॉवरेन लगभग कोई है नहीं ग्लोबलाइजेशन के एरा में, ठीक है, सब बातें हैं अपनी अपनी। और जैसे स्कॉलर कहते भी हैं कि सॉवरेंटी आज सब जा चुकी है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। सेकुलरिज्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बताऊं तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, इक्वल रिस्पेक्ट है ऑल रिलीजन को, ना कि वेस्ट वाला है जहाँ पे सेपरेशन होता है। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि जो है फ्रांस इंडिया से क्या सीख सकता है सेकुलरिज्म में। तो सेकुलरिज्म जो है एक एक्सप्लिसिट, स्पष्ट रूप से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक वैल्यू है, ठीक है, और इसको जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था सेकुलरिज्म। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, आर्टिकल 325। इतने सारे आर्टिकल में जो है आपको इस सेकुलरिज्म की जो आत्मा है वो देखने को मिलेगी। आप कहोगे सर ऐसे आता है, हाँ ऐसे बेटा आता है, ये प्रोविजन आपको पता होने चाहिए। पता चला वहाँ तुम जो है इसे नील बटा सन्नाटा से खड़े हो, समझ रहे हो। तो अब देखिए ये आर्टिकल जो है बिल्कुल बेसिक है, आप पढ़ लीजिए, आप समझ जाओगे, और बाकी समझा तो मैं दूंगा आने वाले लेक्चर में जो है। अभी आर्टिकल जब शुरू करूंगा तो समझ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा। 2025 में दोस्तों जो है, नहीं 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, यूसीसी रिलेटेड, ठीक है, और ये यूसीसी रिलेटेड जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसने क्या पूछा था, डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनएक्टिंग फॉर सिटीजन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड एज प्रोवाइडेड फॉर इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। दोस्तों DPSP जो है आर्टिकल 44 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि स्टेट का काम होगा यूसीसी इंप्लीमेंट कराए, लेकिन आज़ादी कब से हो गई और आज भी जो है हमारे देश में यूसीसी इंप्लीमेंट कोई नहीं करवा पाया। तो क्या दोस्तों जो है कारण है नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे दोस्तों सबसे पहले चीज़ है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी है, हिंदू मुस्लिम सबके अपने अपने लॉ हैं, और फिर जो है उनमें बवाल पैदा होता है। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी है, ठीक है, क्योंकि ये जो है पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट होते हैं वो वायलेट करेगा जा करके। पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी दल जो है वो धर्म के साथ जुड़ा ही होता है। सोशल रेजिस्टेंस भी है, समाज भी जो है स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है, वरना बनी तो है कब से वो दहेज प्रथा, कुछ हुआ है उसमें। लीगल कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब इतने सारे लोगों को जो है सहमति कैसे जो है लाई जाए, इतने सारे लोगों को, इतने धर्मों को, तो बड़ा विचित्र है। इम्प्लीमेंटेशन की भी जो है क्षमता होनी चाहिए ठीक है, और क्योंकि उसमें जो मामले होंगे फिर जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए, जो बवाल पैदा होगा बाद में ठीक है। 2019 में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्रांस इंडिया से क्या सेकुलरिज्म में सीख सकता है। 2024 में पूछा था डिस्कस इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट एंड कंपेयर विद द सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट US कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इंडिया के सेकुलरिज्म का कंपेरिजन किसके साथ हो चुका है, अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ। और अभी भी आप फ्रांस और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हो, और पिछले मेरे लेक्चर जो 8 हैं जिसमें मैंने USA का, फ्रांस का, UK का, रसिया का, चाइना का, जापान का, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ाए हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी भी शांत बैठे रहो, बाद में जो है डंडोरा पीटना कि जो है क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ठीक है, अभी भी मत पढ़ना। इंडिया जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक का मतलब गवर्नमेंट जो है रिप्रेजेंटेशन बेस्ड है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। जैसा स्विस के कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था वैसी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, क्योंकि देश बड़ा है, डायरेक्ट नहीं हो सकता है ना। तो ये चीज़ें हैं। मोनार्की में एक आदमी रूल करता है, अरिस्टोक्रेसी में कुछ लोग रूल करते हैं, थियोक्रेसी में धर्म के द्वारा रूल किया जाता है।
सोशलिज्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों 42nd अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे सोशलिज्म। और सोशलिज्म का जो है मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब अब जो है सोशलिज्म उतना रहा नहीं है, मिक्स इकोनॉमी मान लीजिए, ठीक है। वरना सोशलिज्म का जो मतलब था वो मैंने आपको रसिया और चाइना का जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। सर आइबोर जेनिंग्स कहते हैं कि इंडिया का जो सोशलिज्म है वो फेबियन सोशलिज्म है, यानी कि ग्रेजुअल रूप से रिफॉर्म भी करेंगे लेकिन कोई वायलेंट रिवोल्यूशन नहीं है, जैसे कार्ल मार्क्स ने बताया था कि जो है एकदम जो है अमीरों से सब छीन लो, गरीबों को बांट दो वगैरह वगैरह, खून खराबा कर दो। दोस्तों 3 मीनिंग होते हैं सोशलिज्म के। पहला तो ये वर्कर का मूवमेंट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। जैसे जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब वर्कर आंदोलन कर दें, ठीक है, एक तो वो सोशलिज्म हुआ जा करके किसके खिलाफ, तो बुर्जुआ लोगों के खिलाफ। बुर्जुआ कौन, बुर्जुआ मतलब पूंजीपति, कैपिटलिस्ट। प्रोलेटेरिएट मतलब वर्कर क्लास। इकोनॉमिक मॉडल जैसे जो है कैपिटलिस्ट प्राइवेट ऑनरशिप, कम्युनिस्ट मतलब स्टेट ऑन्ड ऑनरशिप। कम्युनिस्ट वो होती हैं जहाँ पे स्टेट जो है ऑनरशिप करता है ओवर द लेबर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। सोशलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे जो है, हालांकि ये शब्द जैसे आप अभी सुन रहे हो ना, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, ये दोस्तों ऐसे शब्द है ना, इन पर 4 घंटे बोला जा सकता है। कम्युनिस्ट पे, सोशलिस्ट पे, ये कोई छोटे शब्द नहीं है, ये बहुत बड़े शब्द हैं। बस अब जैसे यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि ये सोशलिज्म जैसे एक मजाक में कहा जाता है कि सोशलिज्म वो कॉन्सेप्ट है, वो टोपी है जो खो चुकी है। मतलब जो पहनता है वो सब सोशलिज्म ही लगता है, सब अपना अपना सोशलिज्म लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो सोशलिज्म अपनी ओरिजिनल जो चीज़ थी उसको खो चुका है। हम इंडिया में सोशलिज्म अपना झंडा लेके चल रहे हैं। और इकोनॉमी कैसी है, मिक्स इकोनॉमी। क्या यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स पे कंट्रोल है सोशलिज्म में, इंडिया में नहीं है। तो सोशलिज्म जो है वो अपना ओरिजिनल रूप खो चुका है। इंडिया में सोशलिज्म का मतलब मिक्स इकोनॉमी होता है, फेबियन इकोनॉमी होता है, फेबियन सोशलिज्म होता है, सर आइबोर जेनिंग्स ने कहा था। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो भी अगर हम देखें तो सोशलिज्म जो है इक्वलिटी पे आधारित है, इक्वलिटी इस्टेब्लिश करना चाहता है, क्लास जस्टिस करना चाहता है, क्लास ख़त्म करना चाहता है, कलेक्टिव वेलफेयर, सबका कल्याण करना चाहता है। ये सोशलिज्म की विचारधारा होती है। वर्कर का मूवमेंट होना चाहिए। इकोनॉमिक मॉडल जो है वो सोशलिज्म जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। और सोशलिज्म का ओरिजिनल मतलब क्या है, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल बातें ही छोड़ दो, क्योंकि ओरिजिनल जो है उसकी कहीं पे बात, मतलब उसके इतने सारे रूप हैं ना सोशलिज्म के, क्या मैं बताऊँ। अभी पॉलिटिकल साइंस होती तो मैं आपको बताता फिर क्या होता है सोशलिज्म। फिलहाल आप सिंपल सा इतना समझ लो, सोशलिज्म का मतलब कि जहाँ पे जो है मैं बता रहा हूँ आपको, रमेश सिंह जो बुक इंडियन इकोनॉमी की आती है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सोशलिज्म का मतलब है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स पे स्टेट का अधिकार हो। कम्युनिज्म का मतलब है जहाँ पे स्टेट का अधिकार सिर्फ नेचुरल रिसोर्स पे ना होकर के बल्कि जो है वो लेबर पे भी हो, ठीक। और ये दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म के, ये चाहते हैं कि समाज में इक्वलिटी है, क्लास खत्म हो जाए, वर्क संघर्ष जो है ख़त्म हो जाए, अमीरी गरीबी ख़त्म हो जाए, इक्वलिटी इस्टेब्लिश हो जाए, कलेक्टिव सबका कल्याण हो। ये सब कॉन्सेप्ट हैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म के। लगभग थोड़ा डिफरेंस है कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बीच में। दरअसल सोशलिज्म पहले आता है, कम्युनिज्म जो है बाद में आता है। इसकी मैंने डिटेल में बात उस लेक्चर में की, रसिया और चाइना वाले, उसको देखो जा करके। दोस्तों हमारे देश में सोशलिज्म जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में जुड़ा तो है सोशलिस्ट, तो सोशलिज्म हमारे देश में आया कैसे? क्योंकि हमारे जो देश के नेता थे ना, वो जब संघर्ष कर रहे थे, जब आज़ादी लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय जो विचारधारा सबसे ज़्यादा पावर में थी वो कौन सी थी? रसिया ही तो चल रहा था, रूस, चाइना। तो हमारे जैसे भगत सिंह जी जो थे वो लेनिन को पढ़ रहे थे। अब लेनिन कहाँ का है? लेनिन दोस्तों व्लादिमीर लेनिन जो है वो रसिया का है। रसिया में कौन सी विचारधारा? सोशलिज्म। तो हमारे देश के उस समय के जितने भी नेता हैं सब सोशलिज्म पे आधारित हैं। गांधी जी ले लो तो सोशलिज्म, सब सोशलिज्म चल रहा है, पूरा सोशलिज्म चल रहा है। तो इसलिए नेहरू जी जो है वो सोशलिज्म पे आधारित सोसाइटी चाहते थे, जैसा कि उन्होंने आबादी सेशन 1955 में कहा था। वो इक्वलिटी चाहते थे और कलेक्टिविजाइजेशन चाहते थे, यानी कि नेशनलाइजेशन चाहते थे नेहरू जी। पब्लिक सेक्टर को जो है प्राइमेसी देते थे, जैसे 5 ईयर प्लान में ही उनका दिखता है। इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने जो है बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया, तो ये तो जो है पूरा सोशलिज्म दिख गया पूरा। 1969 में 1980 में जो है नेशनलाइजेशन कर दिया बैंकों का। लैंड रिफॉर्म किए, एवोल्यूशन कर दिया प्राइवेट पर्सेस का। तो लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है कि अमीरी गरीबी खत्म करने के लिए तो बनाया गया, तो सोशलिज्म का ही तो कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट पर्स को ख़त्म कर दिया, प्राइवेट पर्स को जो है शायद 1971 में ख़त्म कर दिया। ये दोस्तों कुछ विशेषाधिकार थे जो स्टेटों को दे रखे थे, वो ख़त्म कर दिए गए, ठीक है। क्योंकि सोशलिज्म विचार है, ये एक बड़ा छोटा कैसे रह जाएगा? हो ही नहीं जाएगा। गरीबी हटाओ आंदोलन दोस्तों पूरा सोशलिज्म पे है।
एलपीजी रिफॉर्म जो है आपको पता है मनमोहन सिंह के समय में हुए, और ये जो है सोशलिज्म से हमारी विचारधारा कहाँ शिफ्ट हो गई, अब हम आ चुके कैपिटलिज्म पे। यानी कि अब हमारा जो सोशलिज्म है उसका स्वरूप बदल गया, उसका नेचर बदल गया। अब हमने कैपिटलिस्ट को ग्रोथ का एजेंडा बना लिया और सोशलिज्म को जो है सोसाइटी के लिए वेलफेयर का एजेंडा बना लिया। यानी कि दोनों अब हमारे सोसाइटी में है। इसको कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी की कल्पना कभी ने सोशलिज्म में की भी नहीं थी। हालांकि आज कोई भी देश जो है इससे अछूता नहीं है। आप रसिया ले लो तो वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। पूरा मतलब सोशलिज्म बदल चुका है आज, जो सोशलिज्म एक समय में था। चाइना में देख लो तो चाइना में बढ़िया जो है आराम से जो है कैपिटलिस्ट टाइप का मतलब सोशलिज्म बन गया है, ठीक है, मिक्स इकोनॉमी बन गई है। रसिया में कर लो, चाइना कर लो, इंडिया कर लो। अच्छा तो दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं ठोका है और जो है आप अभी वीडियो पूरा देख रहे हो तो पाप बहुत लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एक कमेंट मार दो अच्छी सी जो पसंद आता हो, और जो है एक लाइक कर दो। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जो है थोड़ा सा जो है कर्जा उतारो, वरना ये जो है फीस तो मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, तो इतना ही कर लो, वही बहुत बड़ा बात है। 2-4 आपके शब्द हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जो अच्छी चीज़ लगी हो, जो बुराई हमारी लगी हो वो भी बता दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुधारूंगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो है वो भी अगर हम बताएं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे डीपीएसपी हैं वो भी जो है सोशलिज्म को ही प्रमोट करते हैं। जैसे इनइक्वलिटी ख़त्म करेंगे, आर्टिकल 38 क्लास 2 इनइक्वलिटी ख़त्म करेंगे। किस बात की? इनकम की, स्टेटस की, फैसिलिटी की, लैंड रिफॉर्म करेंगे। आर्टिकल 39 दोस्तों जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी कि सब में जो है इक्वल बांटेंगे सारी चीज़ों को, अमीरों से छीन करके गरीबों में बांटेंगे। वर्कर के वेलफेयर की बात करता है आर्टिकल 41, 42, 43, 43A जो है ये डाला गया था कि जो वर्कर मैनेजमेंट, जैसे आपने कई सारी मूवी देखी होंगी, जैसे शायद कोई मूवी है तो वर्कर का क्या होता है कि उसमें मैनेजमेंट में जो है कोई रोल ही नहीं होता है। मैनेजमेंट चला रहा अलग, वर्कर जो है अलग, तो वर्कर का मैनेजमेंट में जो है रोल होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 43A जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया। जैसे वर्कर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रमोशन कॉटेज इंडस्ट्री में ये आर्टिकल 43 में लिखा है। लिविंग वेज मिलनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशन मिलनी चाहिए, टेम्परेचर इस प्रकार का रहना चाहिए। सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कानून जानो दोस्तों। सोशलिज्म से रिलेटेड कानून जजमेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे एक्सेल वियर का केस है, ठीक है, ये 1979 का केस है। इसमें एससी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सोशलिज्म जो है प्रीएम्बल में, इसका मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीट नेशनलाइजेशन, प्राइवेट एंटरप्राइज भी जो है वैलिड हैं, ठीक है। लोग समझ रहे थे कि सोशलिज्म का मतलब पूरा मतलब कर दो, है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिक्स इकोनॉमी को स्वीकार कर लिया इसने। डीएस नकारा का केस है 1983 का। इसमें सोशलिज्म का कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, यानी कि कल्याण होगा वीकर सेक्शन का। सोशलिज्म में जो है सुप्रीम कोर्ट में बदल गया। पेंशन जो है वो चैरिटी नहीं है बल्कि एक अधिकार है, ठीक है, यानी कि पेंशन लेना आपका अधिकार है। कितने बड़ी बात कहती है सुप्रीम कोर्ट ने। मिनर्वा मिल्स का जो केस था इसमें कहा था, बता चुका हूँ 50 बार, अब क्या बताएं। इसमें बस यही कहा था कि सोशलिज्म जो है ये एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। क्रिटिकल एनालिसिस की जाए तो सोशल जस्टिस जो, अच्छा देखो सोशलिज्म का क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। क्रिटिकल एनालिसिस दोस्तों ये है कि उसमें क्या होता है कि जब सबको मिलेगा बैठे बैठे खाने को तो काम कौन करेगा जा करके, ये उसका क्रिटिकल एनालिसिस है। हालांकि हैं तो और भी बहुत सारे, स्टेट की जो है मतलब पूरा चलाता है, उसमें कंट्रोल कर लेता है, मतलब एक दूसरे को जो है आना ही नहीं देता। जैसे मैंने आपको रसिया और चाइना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, जो है पूरा डोमिनेट कर लेता है पॉलिटिकल, मतलब ये चीज़ें हैं, ठीक है। प्रोपेगेंडा एक अलग टाइप का चलाता है। जस्टिस दोस्तों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो जस्टिस का मतलब है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्स का फेयर रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के दोस्तों कई सारे मॉडल होते हैं। एक होता है कम्युनिस्ट अप्रोच। कम्युनिस्ट अप्रोच में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेबर के बीच में कर दो, ठीक है, यानी कि जो है लेबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर दो रिसोर्स का। लेकिन इक्वालिटी जो है वो स्टेट की जो है मतलब जो है ऑनरशिप बनी रहेगी, और आपको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है लेबर के बीच में। इसको कहते हैं कम्युनिस्ट अप्रोच। एक होती है यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन अप्रोच का मतलब होता है कि जो है, जैसे मान लो एक बांसुरी है, ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ कि बांसुरी जो है जो बाजार बढ़िया लेता हो उसको दोगे, या जिसके पास बांसुरी नहीं है उसको दोगे, या जिसके पास जो है बांसुरी मतलब फ्लूट। मैं आपके लिए देखिए जस्टिस कितना टफ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिंपल सा एक बता देता हूँ। मैंने आपको एक फ्लूट दी, मैंने आपका कहा कि आप फ्लूट किसको दोगे, जिसकी फ्लूट है, जिसके पास फ्लूट नहीं है, जिसको फ्लूट अच्छे से बजाना आते है, तो आप बताइए कैसे डिसाइड करोगे। तो वही चीज़ है कि कम्युनिस्ट अप्रोच का मतलब है कि जिसके पास फ्लूट नहीं है, यानी कि जिनके पास कुछ नहीं उनको बांट देंगे। यूटिलिटेरियन अप्रोच है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, यानी कि जिसकी फ्लूट, जो फ्लूट को बजा लेता है, यूटिलिटेरियन अप्रोच। सोशल जस्टिस का मतलब है
कि लीस्ट एडवांटेज ग्रुप, जिसके पास फ्लूट नहीं है। बताओ इसी बात में मजा आएगी। मॉडर्न अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच ये है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है आपके लीगल राइट को दिया जाए। जस्टिस हमारी जो है प्रेमबल में लिखा हुआ है, ठीक है। और जस्टिस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये कोई छोटा मोटा थोड़ी ना है। TSIR अभी आपको पढ़ा रहे होते तो आपको पता चलता कि कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपको पता है कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 में जो है सोशल जस्टिस आपको मिलेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके साथ न्याय। प्रोहिबिशन जो है अनटचेबिलिटी का कर दिया है, तो ये भी सोशल जस्टिस है। अनटचेबिलिटी एबोलिशन कर दिया है टाइटल का आर्टिकल 18 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24 आर्टिकल, ये सब क्या है? ये सब सोशल जस्टिस है। अब मैं आपके सामने आर्टिकल पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कितना लंबा लेक्चर हो जाएगा पता नहीं। दोस्तों DPSP में आर्टिकल 38 जो है वेलफेयर की बात करता है, सोशल जस्टिस है। और जो है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस की बात आर्टिकल 243 एंड 243W में की जाती है। सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो ये जो है आपको आर्टिकल 14, 15, 16 में मिलेगा। सोशल इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल्स के साथ। प्रोपोर्शनेट जस्टिस क्या होता है? प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब होता है कि जितने काम किया है उसको उतना जो है रिवार्ड देना, मतलब जितना जो है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो प्रोपोर्शन में होगा। ये दरअसल कॉन्सेप्ट जो है वो अरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। प्रोपोर्शनेट जस्टिस मतलब एक जस्टिस जो है ना वो एक प्रोपोर्शनेट कॉन्सेप्ट है, अनुपातिक। मतलब मान लो मैंने 5 रुपए का मतलब जो है काम बढ़िया किया तो हमें 5 रुपए का इनाम दे दो, या जिसने थोड़ा बुरा किया तो अनुपात में, ठीक है। मतलब जितना जो योग्य है उस हिसाब से जस्टिस नहीं आया होगा। रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, जैसे SC ST OBC PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी और वुमेन और माइनॉरिटी, इनके लिए अफर्मेटिव एक्शन हमारे संविधान में है, ठीक है। ये भी सोशल जस्टिस का है, क्योंकि समाज के जो है वो तबके हैं जिनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। जैसे इसके लिए भी आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 15(3) वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, आर्टिकल 15(4) SC और ST के लिए। आप कहोगे सर जो है पूरा डिटेल में बताओ। अरे यार जब आर्टिकल 15 पे जाएंगे तब वहाँ पे पूरा बता देंगे। फिलहाल जो है आप इतना तो पढ़ ही सकते हो, इतना ईजी कॉन्सेप्ट है कि आप समझ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वरना हमें 10-20 साल लग जाएंगे, हम प्रेमबल नहीं खत्म कर पाएंगे। आर्टिकल 16 क्लास 4 में जो है रिजर्वेशन जो है एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 15 दोस्तों जो है इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 16 जो है रिजर्वेशन, आर्टिकल 16 जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। अब आप थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए और समझ लीजिए। आर्टिकल 17 में एबोलिशन अनटचेबिलिटी का। आर्टिकल 23, 24 में जो है लेबर चाइल्ड वगैरह जो है खत्म। तो ये सोशल जस्टिस हो गया। अब इकोनॉमिक जस्टिस पे आ जाओ। इसमें आर्टिकल 39 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो है अमीरों से गरीबों में जो है बांटने की बात करता है, जो चाहे संपत्ति हो या पैसा हो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के जरिए। टैक्स का मतलब क्या होता है? यही तो होता है। EWS का जो कोटा था उसको बढ़ा दिया गया। सॉरी, EWS बढ़ाने को जो है सरकार। तो EWS को कोटा क्यों बनाया गया? ये भी तो इकोनॉमिक जस्टिस ही है। जो पैसे में जो है कम लोग थे उनको 10% रिजर्वेशन दे दिया गया 103rd अमेंडमेंट के द्वारा 2019 में, ठीक है। और उसको शायद जो है किसके, जर्नैल सिंह के शायद केस में जो है वैलिडिटी भी इसकी ठहरा दी 2023 में। पॉलिटिकल जस्टिस की अगर हम बात करें तो वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 325 से जो है आपको इलेक्टोरल रोल से जो है आपको रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स के आधार पर हटाया नहीं जा सकता। एडल्ट सफरेज आपको प्राप्त है, जो है आपको वयस्क का मताधिकार का। और जॉन रॉल्स की थ्योरी समझ लीजिए जस्टिस पे, तो इसने 1971 में दी थी। अमेरिका का शायद था, वियतनाम वार चल रहा था। तो इसने प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी की बात कही, यानी कि बेसिक फ्रीडम सबको होनी चाहिए, स्पीच, एक्सप्रेशन, कंसाइंस की। इसने प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी का कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड, ऐसा नहीं कि जो है कोई को जो है तुम अमीर में पैदा हो गए तो तुम कहने लगे कि नहीं एग्जाम होना चाहिए, और कोई जो है गरीब में पैदा हुआ तो कहाँ से इक्वलिटी है, कहाँ से लेवल प्लेइंग फील्ड है? तो ये जॉन रॉल्स की है। डिफरेंट रेफरेंस प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि पॉलिसी शुड बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज ग्रुप, यानी कि पॉलिसी जो है वो लीस्ट एडवांटेज को जो है बेनिफिट करें। ये दोस्तों जो बात है ना वो महात्मा गांधी से जुड़ती जाकर। दरअसल महात्मा गांधी को जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पूर्व जो है जब पूछा गया था कि सर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, महात्मा गांधी से पूछा तो महात्मा गांधी का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाना कि वो जो है जो सबसे गिरा हुआ तबका हमारे देश में है उसको बेनिफिट मिल रहा है। अगर जो है उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका मतलब जो है ऐसे कहा था। लीगल जस्टिस, सोशल जस्टिस में समझ लीजिए लोग। लीगल जस्टिस दोस्तों इन्फोर्सेबल होता है। सोशल जस्टिस जो है ये जो है फॉर्मल इक्वलिटी से और दूर चला जाता है, ठीक है। इसमें इंपावरमेंट की बात होती है, अफर्मेटिव एक्शन की बात होती है। 2024 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि प्रेसिडेंट का जो डिले हो रहा है डेथ सेंटेंस में, वो जो है पब्लिक डिबेट जो है डिनाइल ऑफ जस्टिस है, ठीक है। यानी कि जस्टिस नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट, जो डिनाइल कर रहे हैं डेथ सेंटेंस में जो है, ठीक है। जो तो इसके लिए जो है मतलब पिटीशन को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, इसका कोई टाइम स्पेसिफाइड होना चाहिए। दरअसल इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट के पास जो है
पार्डन पावर होती है आर्टिकल 72 के तहत, जिसके लिए जो है उसके पास जो है प्रेसिडेंट के पास ये ताकत मतलब जो है पिटीशन जाती है कि सर जो है माफ़ कर दो या कम कर दो या दंड का जो नेचर है वो बदल दो। तो इस प्रकार से जो है प्रेसिडेंट के पास ये ताकत होती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है इस पर एक्शन ही नहीं लेते हैं, तो ये एक बड़ा जो है बवाल बन जाता है। तो ये क्या डिनाइल ऑफ जस्टिस है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कहा है कि अलग अलग जो स्टेट हैं तो वो जो है अपने हिसाब से जो है जो गवर्नर के पास आती हैं तो वो जो है एक अलग से जो है सेल इसके लिए बनाएं ताकि इसको फास्ट ट्रैक से पास किया जा सके। इतनी सारी तो देश से आती होंगी रिक्वेस्ट वगैरह। तो ये क्या जस्टिस के साथ न्याय नहीं हो रहा है? तो इसके लिए देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके जो प्रभाव होते हैं वो पहला तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, जो मेंटल ट्रामा होता है कैदी को। वायलेशन है राइट का, आर्टिकल 21 में जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है। और जुडिशियल क्रिटिसिज्म भी होता है, जैसे जो अनएक्सप्लेन्ड डिले होता है, ठीक है, मर्सी पिटीशन का, ठीक है, वो जो है मतलब एक प्रकार का जुडिशियल क्रिटिसिज्म भी तो है। और आर्गूमेंट क्या इस पे टाइम लिमिट के लिए किए जाते हैं कि टाइमली होना चाहिए, ठीक है, मतलब टाइम से हो जाए चीज़ें। और चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि मतलब जो है पिटीशन हर जो है वो काफ़ी यूनिक टाइप की होती है, उसका केस क्या है, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कम्प्लेक्स केसेस होते हैं, उनको समझना जो है फ्री, मतलब ऐसे थोड़ा ना किसी को भी जो है माफ़ कर दो या कुछ भी कर दो। तो ये आंसर को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और समय बढ़ रहा है। और एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारे जेंडर जस्टिस अगर हम बात करें तो आपको बताना है कहाँ पे। तो जेंडर जस्टिस मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये आर्टिकल 14, 15(1), 15(3), 16, आर्टिकल 21, ठीक है, ये सब जो है जेंडर जस्टिस ही तो है। आर्टिकल 21 में कहाँ पे लिखा है कि जो है पुरुषों के साथ होगा, मेले के साथ होगा, सबके लिए बात है। आर्टिकल 14 भी जो है इक्वलिटी की बात करता है, जेंडर जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 15 क्लास 1 भी जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है रोकने को कहता है किसी भी ग्राउंड पे। आर्टिकल 15 क्लास 3 भी जो है परमिट करता है अफर्मेटिव एक्शन वुमेन के लिए, ये जो है जेंडर जस्टिस की ही बात है। आर्टिकल 16 जो है वो इक्वल एक्सेस जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की सभी को है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो 39 में जो है जस्टिस की बात करते हैं कि जो है इक्वल वर्क इक्वल अपॉर्चुनिटी मेन और वुमेन दोनों को मिलेगी, ये भी जस्टिस है। आर्टिकल 42 जो है प्रमोट करते हैं कि जस्ट वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, मैंडेटरी बेनिफिट होने चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए वुमेन का, ये भी जस्टिस है। विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में जो है ये विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है गाइडलाइंस जो है हरासमेंट के प्रति जो है जारी की गई थी। वर्क प्लेस वगैरह जो है कुछ भी हरासमेंट होता है, ठीक है, उसके लिए जो है अब ये जो वर्क प्लेस होता है ना, ये बहुत ही बड़ा जो है टर्म है, ठीक है। वर्क प्लेस वो कुछ भी हो सकता है, मतलब वही से मान लो सायरा बानो का जो केस था उसमें जो है ट्रिपल तलाक का मुद्दा था जिसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ये सब जेंडर जस्टिस के एग्जांपल है। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था जिसमें जो है एज ऑफ कंसेंट जो है वो 18 वर्ष जो है निर्धारित की गई गर्ल चिल्ड्रन की, ठीक है। और ये सारी जब इसी की एग्जाम्पल है जेंडर जस्टिस का। लिबर्टी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो इसमें जो है इसका मतलब है अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, मतलब कोई भी आपके ऊपर पाबंदी ना हो। अपॉर्चुनिटी सेल्फ डेवलपमेंट की, यानी कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो है आज़ादी है। लिबर का मतलब होता है टू फ्री, यानी कि जो है आपको फ्री कर देना। और ये लिबरलिज्म के साथ, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा जो है फिलोसफर है वो दोस्तों है पॉलिटिकल थाट में लिबरलिज्म, मतलब जो है ये फिलोसफी इफ देयर इज एनी वन लिबरल दैट इज मिल, यानी कि जेएस मिल माना जाता है। लिबर्टी की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो लिबर्टी आपको थॉट की, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फैथ की है, वर्शिप की है, ठीक है। कंसाइंस अपनी अंतरात्मा को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, ठीक है। और फ्रीडम और लिबर्टी में डिफरेंस क्या होता है? तो फ्रीडम एक एक्सटर्नल डायमेंशन है, ठीक है। यहाँ पे मतलब होता है एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन पे ऊपर, ठीक है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जरिए या एपिडेमिक एक्ट के जरिए आपके ऊपर जो है आपके भ्रमण पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे लॉकडाउन जब लगा था तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या फिर जो है एपिडेमिक एक्ट के तहत जो है लगाया जा सकता है आपके मूवमेंट पे जो है। लेकिन जो लिबर्टी होती है वो इंटरनल डायमेंशन है, स्टेट ऑफ द माइंड एंड द कैपेसिटी टू मेक रेशनल चॉइसेस, यानी कि दिस इज समथिंग दैट इज इंटरनल एंड कंसाइंस टू योर सोल, ये चीज़ है। अगली चीज़ की बात करें तो जो लिबर्टी है उस दो प्रकार की होती है। निगेटिव लिबर्टी, निगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि फ्रीडम जो है आपके इंटरफेरेंस कोई नहीं करेगा, ठीक है। मतलब आपको जो है मतलब किसी भी प्रकार की आपके ऊपर रोक नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। जैसे कोई सेंसरशिप जो है, मतलब किसी प्रकार के आप ऐसे समझ लीजिए होती पॉजिटिव लिबर्टी, होती निगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि उसमें आप जो है कुछ भी जो है अपने लाइफ को फुलफिल गोल करने के लिए जो है मतलब कर सकते हो, ठीक है। और जिसमें जो है आप एजुकेशन, हेल्थ, अपॉर्चुनिटी, जैसे राइट टू एजुकेशन जो है ये पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये आपको एम्पावर करती है एजुकेशन के लिए, ठीक है। निगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है? इसमें जो है जैसे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। जैसे आर्टिकल 19 जो है उसमें क्लास 2 अगर पढ़ोगे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है तो ये क्या नेगेटिव टाइप की लिबर्टी है, ठीक है। मतलब नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव बातें हो,
समझ रहे हो? जैसे आर्टिकल 21 जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी की ओर है, पॉजिटिव रूप से बात करता है, कोई रोकथाम की बात नहीं करता है। जबकि आर्टिकल 19 क्लास 2 पढ़ोगे तो उसमें निगेटिव लिबर्टी है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये एड ग्राउंड है। तो इसकी जो है प्रोपाउंड किया था इसाया बर्लिन नाम के एक विद्वान थे। और ठीक है, तो प्रीएम्बल जो हमारा है वो नेगेटिव लिबर्टी पे जो है जोर देता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं, ठीक है, और जो डीपीएसपी है ये पॉजिटिव लिबर्टी पे ध्यान देते हैं। निगेटिव लिबर्टी जो है हमारे, अगर आप प्रीएम्बल में देखोगे तो वो नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब ये हो जाकर के किसी प्रकार का जो है हस्तक्षेप नहीं होगा, निगेटिव लिबर्टी, ठीक है। मैं अभी क्या उल्टा बोल गया? निगेटिव लिबर्टी जो है ये फ्रीडम होती है आपकी इंटरफेरेंस से, किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी के द्वारा जो है आपके किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये निगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो है आपके ऊपर जो है जो आपके फ्रीडम है उसमें जो है कुछ कंडीशन जैसे जो है लगा दी जाती हैं, ठीक है, इनेबलिंग कंडीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेशन जो है लिबर्टी की अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 19 से क्लास 22 तक, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19 से क्लास 22 तक जो है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल फ्रीडम्स आपको दी गई, ये सब लिबर्टी का ही तो एग्जाम्पल है, ठीक है। और क्या आ गई आर्टिकल 25 से 28 तक जो है मैं दोस्तों एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ कि पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव का दे दूँ। नेगेटिव लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, यानी कि किसी प्रकार के आपको जो है कोई भी रोकेगा नहीं। ये दोस्तों जो है नेगेटिव लिबर्टी है कि फ्रीडम पूरी तरीके से है, आपको कोई भी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट यानी कि रोकथाम नहीं होगी, यानी कि एब्सेंस है इंटरफेरेंस की, आप पूरे स्वतंत्र हो, इसको कहते हैं निगेटिव लिबर्टी। जबकि पॉजिटिव में क्या होता है, इसमें जो है आपको फ्रीडम होती है अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी विल के अनुसार, ठीक है, पावर, रिसोर्स और कैपेसिटी को जो है अचीव करने की, पर्सनल गोल को अचीव करने की, सेल्फ रियलाइजेशन की, ठीक है। और कोई इसका एग्जांपल मिल जाए? चलो ठीक है, बाकी जो है अपन देख लेना। फिलहाल जो है मैंने कोशिश कर दी है, मेरे था एक अच्छा सा एग्जांपल, मुझे आ नहीं रहा। तो यहाँ पे जो है ये जो आर्टिकल है लिबर्टी की बात करते हैं, जैसे रिलीजियस की आपको लिबर्टी है 25-28 में। आर्टिकल 21 एक प्रकार की लिबर्टी है, पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, कुछ भी करने की। तो आर्टिकल 21 जो है वो किस कैटेगरी में आता है? पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है, यानी कि जो है एक प्रकार की पॉजिटिव लिबर्टी है, राइट टू एजुकेशन, ये आपको एम्पावर करता है। और जो निगेटिव लिबर्टी है वो आर्टिकल नंबर जो है आपको 19 क्लास 1 सब क्लास ए में जो है मिलेगी, ठीक है। लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, ये कंपलसरी जो है थोड़ी बहुत होती हैं निगेटिव लिबर्टी में। स्कॉलर जो है इसके देख लें तो इसाया बर्लिन जो है 2 कॉन्सेप्ट लिबर्टी के देते हैं, जिसमें निगेटिव है, निगेटिव का मतलब फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, पॉजिटिव का मतलब फ्रीडम टू अचीव ऑटोनॉमी। जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिबर्टी ऑफ थॉट ये सब बता चुका हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि लिबर्टी के बगैर इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो मीनिंगलेस है, क्योंकि जब आज़ादी नहीं होगी तो इक्वलिटी कहाँ से कर पाओगे और फ्रेटर्निटी कहाँ से कर पाओगे। यानी कि लिबर्टी पहली, और लिबर्टी आई कहाँ से? ये दोस्तों फ्रांस की रिवोल्यूशन से आई है। लिबर्टी मतलब अंदर का कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब अंतरात्मा का, मतलब अभिव्यक्त करने का। डिस्कस सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट विद रेफरेंस टू इट्स एलिज्ड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 जो है वो आपकी बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ठीक है, और भी स्वतंत्रताएं की बात करता है। जबकि आर्टिकल 66 जो है उसको रोकता है। जैसे श्रेया सिंघल का जो केस था उसमें यही था आईटी एक्ट का, तो 19 से जो है वो उसको जो है मतलब विरुद्ध है 66A। ऐसे एक और था सेक्शन 124A आईपीसी का, जिसको सेडिशन लॉ कहते थे, वो भी जो है इसी टाइप का था। तो उससे जो है ये मतलब बाधा आती थी, तो उसी पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। अब सवाल ये कि सर इसको सॉल्व नहीं कराए, ये वहाँ पे कराएंगे फंडामेंटल राइट में, क्योंकि उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे चूँकि आज़ादी से, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया ताकि आपको थोड़ा सा पता तो हो कि यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रीएम्बल से इनडायरेक्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? लिख लो, इस पर पूछा है। राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द कंट्री ऑफ द इंडिया फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन, बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। लो अभी मैंने आपको बताया एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यही है क्वेश्चन।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2023 में पूछा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटी इनॉर्मस डायनामिक्स, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, अफर्मेटिव एक्शन इसमें होता है, रिजर्वेशन है, ऐसा नहीं कि जो है रिजिड है। इलस्ट्रेट द स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपेंडिंग होराइजन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लो आगे भी बात आर्टिकल 21 से जो है राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी। प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़े नहीं पूछे गए हैं, 2024 में पूछा गया है। और आ जाओ, राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इज इनहेरेंटली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लो पर्सनल लिबर्टी से पूछ दिया, 21 में है, लिखी हुई बात है। लो यहाँ से पूछा, कब साल करवाओगे सर? फंडामेंटल राइट में कराएंगे क्योंकि उससे रिलेटेड ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ इनडायरेक्टली आप इसको लिंक कर सकते हो कि प्रेम्बल से आता है। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? तो अमर्त्य सेन की अगर हम माने तो अमर्त्य सेन को जो है नोबेल मिला हुआ है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि जो है इक्वलिटी का मतलब, देखो ये पहले समझ लो कि इक्वलिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है कि सब में जो है बराबर समानता कर दो। अगर जो है सब में बराबर कर दोगे तो ऐसा कैसे चलेगा? इससे मेरिट को जो है आप गिरा दोगे, मतलब जो है मेरिट गई तिल लेने, हम पढ़े लिखे या कुछ भी जो है भाड़ में गया। इसका मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेयर तरीके से होगा, यही इक्वलिटी होती है, समझ रहे हो? हाँ, ये नहीं कि जो है सबको बराबर कर देंगे, क्योंकि उसमें मेरिट चली जाएगी। अब इक्वलिटी ऑफ राइट्स का मतलब, जैसे देखो इक्वलिटी हमारे देश में है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के द्वारा जो फूड दिया जाता है और मनरेगा, ये क्या आपसे कुछ पूछ करके दिया जाता है? इक्वलिटी तो है ख़त्म करने के लिए, मतलब इक्वलिटी ख़त्म करने के लिए, इक्वलिटी बनाने के लिए। आर्टिकल 39, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, ये सब इक्वलिटी बनाने के लिए ही तो है। और इक्वलिटी जो है आउटकम की। आर्टिकल 17 अनटचबिलिटी को ख़त्म करता है। आर्टिकल 18 एबोलिशन करता है टाइटल का। लो 2014 में जो है एक और क्वेश्चन पूछा था कि पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटी जो पार्लियामेंट को मिलती हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर को, आर्टिकल 105 में। तो लो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, पार्लियामेंट के मेंबर और एमएलए को जो है अलग प्रिविलेज मिलती हैं, विशेषाधिकार मिलते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाल दिया इसमें? कारण ये है क्योंकि ये इक्वलिटी के विरुद्ध है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, एक क्वेश्चन देखो ऐसे पूछा है, समझ आना चाहिए, रिलेट करना आना चाहिए, यही चीज़ें तो नहीं आती। 2021 में देखो इक्वलिटी से ही क्वेश्चन पूछा है कि अमेरिका और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। लो 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 हैं? अब तुम सोचो, प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है दोस्तों भाईचारा, ठीक है। और सब अम्बेडकर ने कहा था कि इसेंशियल है कास्टिज्म को, रीजनलिज्म को, कम्युनिज्म जैसी जो खतरनाक विचारधाराएं होती हैं इनको काउंटर करने के लिए। वसुधैव कुटुम्बकम, ठीक है, ये G20 में हमने दिखा दिया दुनिया को। यूनिटी प्रमोट करना, आर्टिकल 9 में जो है डुअल सिटीजनशिप हमारी नहीं होती है, तो ये भी इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट जो है इक्वल राइट सबको देते हैं, तो ये भी इक्वलिटी है। DPS में सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इक्वलिटी की बात। आर्टिकल 51A में जो है ड्यूटी है सिटीजन की जो है हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड को जो है प्रमोट करना, ये भी जो है इक्वलिटी कॉन्सेप्ट है। डिग्निटी का मतलब होता है कि ईच इंडिविजुअल की जो है, जो ह्यूमन है उसकी डिग्निटी को, जिसको ह्यूमन है उसको जो है इज्जत करना, ठीक है, रिस्पेक्ट करना। और डिग्निटी का मतलब है कि ह्यूमन जो राइट्स हैं उनको जो है सम्मान देना, और जो उसका सोशल रिकॉग्निशन है उसको भी स्वीकार करना। जैसे आर्टिकल 17 अनटचबिलिटी खत्म कर देते हैं डिग्निटी के लिए। आर्टिकल 51A जो है वुमेन की डिग्निटी को जो है अगर खिलाफ कोई प्रैक्टिस होती है तो जो है उसको त्यागने की बात करते हैं। सोवरेंटी की बात करते हैं, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं। सोवरेंटी का मतलब क्यों इससे रिलेट कर दिया? क्योंकि सोवरेंटी आती कहाँ? पीपल ऑफ इंडिया को जो सम्मान नहीं करोगे तो सोवरेंटी का सम्मान नहीं करोगे। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये सब जो है फंडामेंटल ड्यूटी में लिखी हुई है आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 21 में जो है राइट टू लाइफ है। यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है ये इंटरनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यूनिटी और इंटीग्रिटी, ये यूनिटी है माइंड्स की, ठीक है। और ये डिवीज़न जैसे कास्टिज्म और रिलीजन और जो लैंग्वेज के बेस पे होता है उसको रोकने में मदद करती है। और ये जो है ये हमारे आर्टिकल 1 में जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी मिलेगी। इंडिया आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, नो वन हैव द राइट टू सीसेट फ्रॉम द फेडरेशन, फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। प्रेम्बल जो है जोर देती है यूनिटी और इंटीग्रिटी पे। जैसे चैलेंजेस हमारे देश में कम्युनलिज्म, अक्सर धर्म का मुद्दा, सक्सेशन, खालिस्तान, कश्मीर, सब मांग उठती रहती है। जातियों का, धर्म का, क्षेत्रवाद, जो छोटे छोटे अपनी जो है मार्जिन मतलब जो है गंदी पॉलिटिकल पार्टी को चीज़ों को जो है चमकाने के लिए करते हैं। और 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। लो 2020 का क्वेश्चन है मेंस का, और तुम कह रहे हो कि प्रेम्बल जरूरी नहीं है। ये तुम्हारे पढ़ाने वाले ने आज तक तुम्हें नहीं बताया कि जो है यूनिटी प्रेम्बल कितनी जरूरी है। आज तुम्हें आंखें खुली कि प्रेम्बल इतनी जरूरी है। इलुसिएट द पर्सपेक्टिव ऑफ एपिडेमिक डिसीज। लो प्रेम्बल से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है।
एपिडेमिक एक्ट से, क्योंकि 2020 में जो है लॉकडाउन लगा हुआ था, इसीलिए पूछ दिया डिजास्टर मैनेजमेंट इसी से। अब दोस्तों जो है स्कॉलर की कुछ कमेंट जो है प्रेम्बल पे देख लीजिए। सर अर्नेस्ट बेन कहते हैं कि की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। और जो एन.ए. पालकी वाला जो है इन्हीं का दरअसल केस था वो, ठीक है। वो जो केस था ना नहीं एन.ए. पालकी वाला जो है ये आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। के.एम. मुंशी जो है हॉरोस्कोप कहते हैं हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। ये सबकी कमेंट थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, कभी कोई पूछ देता है। ठाकुर दास भार्गव जो है वो कहते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल को। बी.एन. राव जो है बहुत बड़े, हालांकि इनको फेल भी मान लीजिए, ठीक है, लेकिन बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल रूप से काफ़ी फेल रहे। गांधी के कभी समर्थक बने, कभी विरोधी बने, और कभी जो है अमेरिका गए और कभी जापान गए। तो ये बी.एन. राव हैं, ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे बहुत थे। नहीं, वो एम.एन. रॉय थे। एम.एन. रॉय, सॉरी, ये बी.एन. राव हैं। नो, वो एम.एन. रॉय थे, एम.एन. रॉय, जिन्होंने 1934 में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले जो है मांग उठाई थी। एम.एन. रॉय थे, ये बी.एन. राव हैं। ये फिलॉसफी और मोरल फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का। एच.एम. सिरवई जो है जूरिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि प्रेम्बल जो है सोर्स ऑफ पावर नहीं है, बल्कि एक गाइडिंग लाइट है इंटरप्रिटेशन के लिए। ग्रैंडमी लॉस्टिन जो है एक विद्वान है बहुत बड़े, ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में भी इनका नाम लिया था। इन्होंने कहा है कि ये कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन है। नहीं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन है। प्रेम्बल जो है एपिटोम है बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसमें यूनिटी इंटीग्रिटी ये सब पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट में जो है मैं आपको सब बता ही चुका हूँ। ये गोलकनाथ और बेरूबाड़ी और केशवानंद भारती, बार बात खत्म। दोस्तों लेक्चर खत्म हुआ, और वीडियो लेक्चर को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दोस्तों जो है ऐसे कंटेंट को प्रमोट करें, ठीक है, जो वाकई में आपको वैल्यू ऑफ टाइम देता है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, और जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ताकि जो है ऐसा कंटेंट बूस्ट मिले, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं। धन्यवाद। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है हमसे ये पीपीटी मांग लीजिएगा जिससे मैंने पढ़ाई।